अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बुलान के इलाके मच में हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक। 2 दहशतगर्दों की डोडा बलोच और परदान बलोच के नाम से शनाख्त हुई है। तस्वीर और मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। जान अचकज़ई की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को मार भगाया। इलाके को क्लियर करा लिया गया है। सूरत हाल काबू में है। दहशतगर्दों ने 15 रॉकेट फायर किए। बोलान के इलाके मच में आम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। 2 दहशतगर्दों की डोडा बलोच और परदान बलोच के नाम से शनाख्त हुई है। तस्वीर और मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। जान अचकज़ई की जानिब से ट्वीट किया गया और बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला आवरों को मार भगाया है। आम खबर दें आपको कराची से। नीपा चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग से जख्मी मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया गया है। SSP ईस्ट की जानिब से बताया गया है डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जख्मी हुई। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर पुलिस ने एक मशकूक कार को रुकने का इशारा किया था, जिसके बाद कार सवार मुल्ज़मान कार लेकर फरार हुए हैं। पुलिस ने ताक़ुब करते हुए नीपा चौरंगी के करीब इस कार को घेरे में लिया है। इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ है। मुल्ज़मान की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई है। फायरिंग इतनी शदीद थी कि इलाके में खौफ वगैरह फैला। पुलिस की भारी नफरी ने गाड़ी को चारों तरफ से घेरने के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है, जबकि गाड़ी में सवार 4 मुल्ज़मान जो है वो मौके से फरार हुए हैं। फायरिंग की जद में आके एक खातून भी जख्मी हुई है शानदेह, जिन्हें जन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि गाड़ी से पुलिस को भारी तादाद में असला मुल्ज़मान के कब्जे से गाड़ी से जो वॉकी टॉकी सेट हैं, उसके अलावा गाड़ी की नंबर मुख्तलिफ इक़साम की जो है वो नंबर प्लेट्स हैं और चेहरा छुपाने के लिए मास्क और कैप जो है वो बड़ी तादाद में बरामद हुए हैं। मुल्ज़मान किसी बड़ी वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे, पुलिस का ऐसा बताना है। पुलिस ने इलाके को कॉटन कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई है। जो 4 मुल्ज़मान गाड़ी से फरार हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान जो है वो इलाके में कोई वारदात करने की नीयत से घूम रहे थे कि इस दौरान पुलिस ने इनको घेरे में लिया है। फायरिंग के बाद जो इलाके की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं लोगों की, वो यहाँ मौके पर जमा हुई है, जबकि जो फरार होने वाले मुल्ज़मान हैं उनकी तलाश किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें आपको। बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान है। अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत सार्फिन पर 50 अरब तक बोझ पड़ेगा। मौसम सरमा में गुज़िश्ता सालों की निस्बत अब तक का ये बड़ा इजाफा होगा। तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद आवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपये और 62 पैसे जो है वो इजाफे का इम्कान पैदा हो गया है। CPPA की जानिब से जो है वो नेपरा में दरख्वास्त जमा करवाई गई है, जिस पर कल समाअत होने जा रही है। समाअत के बाद जो है वो हतमी फैसला होगा कि नेपरा कितनी मंजूरी देता है। तमाम CPPA की जानिब से जो है इजाफा दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में 50 अरब तक का बोझ पड़ेगा। मौसम सरमा में गुज़िश्ता सालों की निस्बत ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। दिसंबर में 7 अरब और 41 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई, ये दरख्वास्त में बताया गया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें आपको। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जारी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी अपनी टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद हैं। ताहम डिफेंस काउंसिल के वकला आज भी पेश ना हो सके। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में हाजिर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जारी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन इस हवाले से समाअत कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी अपनी टीम के हमरा इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि ताहम डिफेंस काउंसिल के वकला आज भी पेश ना हो सके। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में हाजिर हैं। एक और आम खबर दें आपको। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया, ये इश्तियाल दिलाएंगे, मुश्तैल नहीं होना, फोकस इलेक्शन पर करें, अदलिया पर एतमाद है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया रिलीफ मिलेगा, सजाएं भी कलअदम हो जाएंगी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है। मजीद उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं।
फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सब से दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये कन्विक्शन भी करते हैं, कन्विक्शन क्वाश होगी, लेकिन आप लोग तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश। खबरें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी आने लगी। पाकिस्तान फहरिस्त में 140 से 133वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी आने लगी है। पाकिस्तान फहरिस्त में 140 से 133वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत रिपोर्ट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स साल 2023, पाकिस्तान का नंबर 140 से कम होकर 133 पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन इंडेक्स 2 पॉइंट्स बढ़कर 27 से 29 हो गया। रिपोर्ट में 2023 के दौरे हुकूमत का अहाता किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत के मुख्तलिफ सतूनों ने बदनवानी के खिलाफ कोशिशें की। हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह पिल्डेट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी आई है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। अगरचे 2 पॉइंट्स ही सही, लेकिन स्कोर में इजाफा हुआ है। वरना हम 2018 से मुस्तकिल हमारा स्कोर कम होता चला जा रहा था। पीटीआई के दौर में 2018 से जब हमारा स्कोर हाईएस्ट था 33, कम होके 2022 तक 27 तक आ गया था। फिर अब ये थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इससे पहले पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ज़माने में 2010 से लेके 2018 तक ये स्कोर मुस्तकिल बढ़ता रहा था। 23 था 2010 में और फिर ये 2018 में 33 तक पहुंच गया था। तो पीएमएलएन और पीपीपी के ज़माने में, जिन्हें आमतौर पे कहा जाता है और इल्ज़ाम दिया जाता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा थी, उस ज़माने में हकीकतन ये बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महमूद साहब इन तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अहम खबर दें आपको साइफर केस का फैसला सामने आ गया है। बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अहम खबर है, साइफर केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के बानी चेयरमैन को जो है वो 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुना दी गई है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में आज साइफर केस की समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैस ने समाअत की और यह फैसला सामने आया है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी भी आज अपनी टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे और अब यह खबर आ रही है कमरा अदालत से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल के लिए कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुना दी गई है साइफर केस में और 10-10 साल की दोनों को सजा सुनाई गई है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी अपनी टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, यही इत्तलात सामने आई हैं कि साइफर केस में साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद सजा सुना दी गई है और इसकी जो सजा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सुनाई है। आज की समाअत रावलपिंडी के अडियाला जेल में हुई। कोर्ट रूम के अंदर साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर खारजा और उनकी जो फैमिलीज हैं, खासतौर पर साबिक वजीर खारजा की फैमिली मौजूद थे, लेकिन आज भी उनके डिफेंस काउंसिल जो है कोर्ट रूम के अंदर मौजूद नहीं थे। सरकारी काउंसिल जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। कल बड़ी तवील समाअत जो है वो इस केस की हुई थी और आज जो है इस केस का फैसला सुनाया गया है और इस हवाले से जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जो फैसला सुनाया है उसमें कहा गया है कि डिफेंस काउंसिल जो है अपना केस साबित करने में नाकाम रहे और जो वकील इस्तगासा हैं उनका केस जो है वो साबित हुआ है और इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि साइफर से मुतल्लिक केस चल रहा था, साइफर के हवाले से इल्जामात थे साबिक वजीर आजम के ऊपर और साबिक वजीर खारजा के ऊपर, एयानत के हवाले से कि साबिक वजीर आजम ने
ऑफिशियल जो एक सीक्रेट था, एक स्टेट सीक्रेट था, जो साइफर्ड डॉक्यूमेंट थी, उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। और उस हवाले से जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस हवाले से एयानत की। तो दोनों को जो है वो सज़ा सुनाई गई है और दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा इस वक्त जो है वो सुना दी गई है। जी सलमान, तफसीलात सामने आ सकी हैं फैसले? फैसला है जो सामने आया है और उसमें सिर्फ यही पता चला है कि 10-10 साल की कैद जो है वो इनको सुनाई गई है। मजीद तफसीलात जो है वो डिटेल जजमेंट के अंदर सामने आएंगी कि किस तरह से कोर्ट ने इस तमाम तर जो सूरत हाल, तमाम तर मवाद जो है अदालत के सामने रखा, उसको किस कानूनी पैमाने के ऊपर, उसको किस कानूनी पैराए के ऊपर जांचा और किस तरह से इल्जामात जो है वो साबित हुए। यकीनी तौर पर सलमान साथ ही रहिएगा, जाहिद फारूक मलिक से भी तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अभी हम अडियाला जेल के बाहर आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो जज है अबुल हसनाज जुल्करनैन, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो साइफर केस था उसकी सजा सुनाई है 10-10 साल। आज सुबह जो है समाअत जब शुरू हुई तो इमरान खान ने जो बानी चेयरमैन है PTI, उन्होंने अपना 342 का बयान है वो जारी कराया और अभी बयान जारी था। वो बयान अपना दे रहे थे कि इस दौरान जो जज हैं कोर्ट के वो उठकर बाहर गए और इमरान खान अपना बयान रिकॉर्ड करवाते रहे। 15 मिनट के बाद जो जज हैं अबुल हसनाज जुल्करनैन वो वापस आए। उन्होंने कहा कि खान साहब, आपका बयान मुकम्मल हो गया है तो मैं आपको 10-10 साल की सजा दे रहा हूँ। इमरान खान ने कहा मेरा बयान तो ले पहले। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने भी बात करने की कोशिश की कि आपने मेरा तो अभी तक बयान ही नहीं लिया तो हमें सजा किस चीज की सुना रहे हैं। 342 का जो बयान था वो तो हमारा पहले ले लें। और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम आपको 10 साल की सजा है। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग बयान जो है जो जज है अबुल हसनाज जुल्करनैन वो समाज। ठीक है, साथ ही रहिएगा। जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ ही रहिएगा। साइफर केस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। साइफर केस की आज समाअत हुई अडियाला जेल में और साइफर केस की समाअत के दौरान जज अबुल हसनाज जुल्करनैन की जानिब से ये सज़ा सुनाई गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को और बानी PTI को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ता करने की कोशिश करेंगे हम मोहम्मद आलिजा से भी। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनाज जुल्करनैन की जानिब से सज़ा सुनाई गई है। सलमान, मजीद क्या कुछ मालूम हो सका है इस सज़ा के हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो साइफर का मामला जो है, जिस वक्त साबिक वज़ीर आज़म ने ये साइफर लहराया था उसी वक्त इसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए थे कि किस तरह से बतौर साबिक वज़ीर आज़म वो इतने बड़े एक जुर्म के मुर्तकिब हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी वज़ीर आज़म हो, वज़ीर हो, जब वो हल्फ उठाते हैं आईन पाकिस्तान के तहत, एक तो वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाते हैं, दूसरा उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी शामिल होता है कि वो कोई भी ऐसी दस्तावेज जो कि कौमी मफाद पर मबनी हो उसको गैर ज़रूरी तौर पर अवाम के सामने नहीं लाएंगे। लेकिन इमरान खान की जानिब से, साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से हमने देखा कि ऐसा किया गया। और उसके बाद फिर आपने देखा एक ऑडियो आई थी जो कि इमरान खान की थी, आजम खान की थी, जिसके अंदर दोनों शख्सियात की जानिब से साइफर से खेलने की बात हो रही थी। और उसके अंदर हमने देखा था कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मनसब के ऊपर फाइज थे, हम कह सकते हैं कि चेयरमैन PTI तो शायद पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे, पहली दफ़ा उन्होंने हुकूमत संभाली थी, लेकिन साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कई हुकूमतों में रह चुके हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनकी जानिब से ऐसी तवक्को नहीं की जा रही। साथ रहेगा सलमान, सीनियर तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, क्या कहेंगे? 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है बानी PTI को भी और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कानूनी, आईनी और कौमी सलामती की तारीख में एक अहम डेवलपमेंट है और बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ एक मैच्योर डेमोक्रेसी में जो आइन और कानून के तहत कोई भी शख्स जो है वो आइन और कानून की पकड़ से बालातर नहीं होता। आज इस अदालती कार्रवाई और इस डिसीजन के नतीजे में ये चीज़ सामने आ गई है। दूसरी बात ये कि ये यहाँ तक हम पहुँचे क्यों हैं, तो ऑब्वियसली अब ये बात सामने आ गई कि जो साबिक PTI के जो चेयरमैन थे
وہ وزیر اعظم اور جو وفاقی کابینہ کا دفتر ہے، جو آفس ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے عوام کی توجہ ہٹائی جائے، ایک فیک نیریٹو بنا کے، سازشی بیانیاں گھڑ کے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کے وہ مرتکب ہوئے تھے. تو یہ سزا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی میں سمجھتا ہوں غیر متوقع نہیں ہے، اور بلکہ جو ویڈیو سامنے آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آڈیو پیغام جو آیا تھا جس میں عمران خان اور اعظم خان اس بات پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو کیسے کھیلنا ہے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ دفتر خارجہ جو ہے ہمارا انتہائی ایک معتبر بین الاقوامی سطح پہ اس کی بہت ساکھ اور رسپانسبلٹی سمجھی جاتی ہے، اس کو بھی اس کا جو سیکرٹ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کمیونیکیشن سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کو بھی ڈسکریڈٹ کیا گیا. اور لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہائی لائٹ کرنے کی ہے کہ جو پورا لیگل پروسیس ہے وہ بالکل ڈیو پروسیس تھا، ایکسٹینسو پروسیس تھا، اور جو ڈیفینڈنٹ تھے ان کو بھرپور موقع دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کر سکیں تمام الزامات کے حوالے سے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی تھے ان کی پوری جو لیگل اسٹریٹجی تھی وہ قانونی دلائل کے بجائے وقت ضائع کرنے پر مبنی تھی. بلکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے جو ڈیفنس لائر تھے ایڈوکیٹ عثمان ریاض گل، انہوں نے پرنسپل وٹنس کو کراس ایگزامن کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. پھر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے جو ہے مسلسل وہ اپلیکیشنز فائل کر رہے تھے جس کا مقصد صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھا. ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو. جی دیکھیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں غداری جیسا جو ہے وہ جرم اور جو ہے وہ فیل جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کی ایویڈنسز موجود ہیں کہ جو کشمیر کے معاملے میں جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوئی تھی جس سے کشمیر کو ہڑپ دیا ہندوستان نے، مودی نے، اور اسے اپنا حصہ بنایا، اس میں یہ لوگ جو ہے یہ اس کا یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے، اور امریکہ میں جا کے انہوں نے انڈرسٹینڈنگ دی، اور اس وقت پوری دنیا حیران تھی، پاکستان کے سبھی جو ہے وہ قائدین اور کشمیر کے کی قیادت جو ہے وہ سبھی حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ ہندوستان کو اتنی جرت کیسے ہو گئی ہے کہ وہ جو کام پچھلے 70 سالوں میں نہیں کر سکا وہ اب آنن فانن اس نے اتنی خاموشی سے کیوں کر دیا ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور یہ سائفر کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کو جو ہے وہ irreparable نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور جو ہے یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایسے لوگ جو ہے وہ بالکل کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے. رانا صاحب انتخابات سے قبل یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف ویسے ہی اس طرح جو ہے وہ فعال نظر نہیں آ رہی، اختلافات بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فرق پڑے گا انتخابات پر مزید؟ اس کا انتخابات سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی گروہ سیاسی جماعت کے آڑ میں یا ادروائز ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ کسی قسم کی سیاسی رائت کا مستحق تو نہیں ہو سکتا. وہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی دیکھیں سیاسی احتجاج جو ہے یا جو سیاسی جماعت کو یا سیاسی کارکن کو ایک تحفظ حاصل ہے آئینی اور جمہوری، اس کے کچھ تقاضے ہیں. اس میں آپ ریاست کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا جو ہے وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، طالبان ہو سکتا ہے، وہ سیاسی کارکن نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں نے تو 9 مئی کو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں. شہداء کی یادگاروں پہ، ان کے مجسموں پہ کوئی ڈنڈے اور جوتے کو سیاسی کارکن برسا سکتا ہے؟ تو ان کا کوئی اس بات سے تعلق نہیں ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی کارکن جو ہیں، کوئی آزاد اور کوئی سیاسی جماعتوں کے اپنا جو ہے وہ نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. الیکشن تو ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ فری اور فیئر ہوگا.
لیکن وہ ٹولہ جو 9 مئی کا ذمہ دار ہے وہ یہ کہے کہ اسے اس لیے نہ پوچھا جائے کیونکہ اس نے سیاسی لبادہ اڑا ہوا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی گنجائش سیاست میں ہے یا جمہوریت میں ہے۔ اچھا رانا صاحب، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی جانب سے ہمیشہ نفی کی گئی ہے کہ ان کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ سازش کی گئی ان کی حکومت گرانے کی۔ نہیں، یہ تو خود کہتے رہے ہیں، یہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں۔ آج تک 9 مئی کے واقعے کی انہوں نے مذمت نہیں کی، اور وہ لوگ جو اپنا کور ہاؤس لاہور میں لوٹ مار کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، اور وہ ہندوستان کے کلیجے میں ٹھنڈک ڈال رہے تھے، وہ کون تھے وہ لوگ؟ وہ اس کے رشتہ دار، قریبی عزیز اور قریبی کارکن نہیں ہے؟ یہ اس بات سے ڈینائی کر سکتا ہے؟ یہ کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو بالکل مذاق کے مترادف ہے یہ کہے کہ جی میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کروانے والا یہ ہے، کرنے والا یہ ہے۔ اچھا رانا صاحب، اب 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو بھی، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی۔ آپ مستقبل میں سمجھتے ہیں کہ واپس آ سکتے ہیں یہ سیاست پہ یا نہیں آ سکتے؟ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، جو لوگ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں انہیں اسی ریاست میں سیاست کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ کل کو طالبان جو ہے وہ ایک گروہ بنا کے جو ہے وہ آ جائیں اور آگے کہیں کہ جی ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں، ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، تو پھر کیا انہیں اجازت ہو جانی چاہیے؟ اسی طرح سے جو دوسری متشدد جماعتیں ہیں جن میں سے ایک آدھ کو شاید کو تھوڑی بہت جو ہے وہ پذیرائی بھی ملی ہوئی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لبادے میں متشدد جماعتوں کو یا ہتھیار اٹھانے والے لوگوں کو جو ہے وہ اس پردے میں جو ہے وہ سیاست کرنے یا ریاست کے خلاف کھڑا ہونے کی جو ہے وہ اجازت یا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سائفر کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی جانب سے یہ سزا سنائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز خصوصی عدالت میں زیر سماعت سائفر کیس میں کافی دیر تک جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی، اور کارروائی کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 25 گواہان کے بیانات قلم بند بھی کیے گئے تھے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف سائفر کیس میں تمام 25 گواہان کے بیانات پر جرح بھی مکمل کر لی گئی تھی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی رات گئے تک طویل سماعت کی تھی، اور سماعت کے دوران تمام 25 گواہوں کے بیانات پر جرح بھی مکمل ہو گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سوال نامہ بھی دیا گیا تھا۔ سوال نامے میں 36 سوالوں کے جوابات طلب کیے گئے تھے۔ 23 جنوری کو خصوصی عدالت میں زیر سماعت سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف 25 گواہان کے بیانات قلم بند بھی کیے گئے تھے۔ سائفر کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سائفر کیس سفارتی دستاویز سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر سابق وزیر اعظم کے قبضے سے غائب ہو گئی تھی۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون قوسین مفتی صاحب۔ قوسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں 10 سال کی سزا سنا دی گئی، یہی بنتی تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی ججمنٹ پڑھیں گے، فیصل تھا کہ ان کو جو سزا ہے وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹینسز کے تحت کم دی گئی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سزا بھی موجود ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جج کے ساتھ کیا ریشنل پرویل کیا ہے، کیا ریزننگ وے کی ہیں جس کی وجہ سے کم سزا دی گئی ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دس از اوپن اینڈ شٹ کیس۔ اس میں بڑا ایبلی پروسیکیوشن ٹیم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا، اس سیکریسی کو بریچ کیا گیا ہے۔ اس بریچ کے کیا نتائج، کیا مطلب کہ قوسین صاحب ساتھ ہی رہے گا، اشتر اوصاف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ 10 سال کی سزا سنا دی گئی، اب آگے اپیل میں جا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی؟
دیکھیے اس میں تو چونکہ یہ ملک سے غداری کے مترادف بات تھی، اس کے اندر تو سخت سزا دی جا سکتی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جج نے جو ہے بڑی لینینٹ سزا دی ہے 10 سال کی. اس کے ضروری ہے کہ ہم یہ کہ سائفر ہے کیا. سائفر جو ایک دستاویز ہوتی ہے جو کہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور اس کو ایک پرٹیکولر طریقے سے انکرپٹ کیا جاتا ہے. اس کی انکرپشن جو ہے وہ آپ کی ساری کمیونیکیشن کو جو ہے چاہے وہ کسی بھی ملک سے آ رہی ہو لیکن وہ آپ کے اپنے سفارتکار بھیجتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی باہر سے کسی نے وہ بھیجا تھا، کسی امریکی نے لکھا تھا. یہ تو آپ کے اپنے سفارتکار کی اپنی ایک سوچ تھی جس کے متعلق کیا گیا. ان چیزوں کو اخفا کرنا جو ہے وہ جرم ہے. یہاں صرف اخفا جو ہے وہ پبلک کرنا جو ہے وہ جرم ہے. اور نہ صرف اس کو ان آتھورائزڈ لوگوں کو دکھایا گیا، بتایا گیا، بلکہ اس کے اندر پبلک کو لہرا کے دکھایا گیا کہ جناب یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کو پھر جو ہے بتایا بھی نہیں، اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ نہ واپس گیا نہ اس کے متعلق کوئی ٹریسز ہے. یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کوئی عینی شاہد کی ضرورت ہے. یہ کیس تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی بات تھی اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں. اس لیے یہ سزا جو ہے نہ کوئی اچنبھا ہے نہ کوئی انہونی بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ایک صدر کو جو ہے وہ پارڈن لینا پڑا تھا. ان کو پارڈن دیا گیا تو اس لیے وہ سزا سے بچ گئے تھے، یعنی ان کو جیل نہیں کاٹنا پڑی. ورنہ تو یہ تمام ممالک میں پوری دنیا میں اس کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جاتی ہے. اچھا اشتر اوصاف صاحب، 25 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے سماعت کے دوران. گزشتہ روز بڑی لمبی سماعت بھی ہوئی، لیکن بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا 342 کا جو بیان تھا وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 342 کا جو ہے بیان اس کو ریکارڈ نہ کیا جائے؟ 342 کا وہ آئے اور انہوں نے بیان دیا. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اپیل میں دیکھے جائیں گے. لیکن فی الحال سزا جو ہے وہ دی جا چکی ہے. ٹرائل کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ فائنل ہو گیا ہے اور ان کو یہ سزا جب تک کہ اس کو اوور ٹرن نہیں کیا جاتا یا ان کو ضمانت نہیں ملتی ان کو جیل کاٹنا ہو. اچھا اشتر اوصاف صاحب، آپ نے کہا کہ بڑی لینینسی سے جو ہے وہ جج ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا. 10 سال قید کی سزا، اس سے زیادہ بھی سزا ہو سکتی تھی. اس سزا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کسی کا قتل ہو جائے اور اس کو انسانیت کا قتل قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح کوئی سیکرٹ جو ہے اس کو آپ عیاں کر دیں تو وہ آپ کے ملک کے ساتھ غداری ہے. اور ملک کے ساتھ غداری کے لیے لیننسی نہیں دکھانی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ کوئی سیکشن آفیسر ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، اگر وہ ایسا کوئی کام کرے گا، چاہے اس سے اس کو پرسنل گین ہو نہ ہو، کسی اور کو پرسنل گین ہو یا نہ ہو، سیکرٹس کو سیکرٹ ہی رہنا چاہیے. اور اس کی تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ان معاملات میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں جن کو گارنٹی کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہوں گی، ان کو عیاں نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا تو یہ قانون بھی ہے اور ہمارا آئین کے اندر جو آپ کا حلف نامہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی معاملات آپ کے کارہائے منصبی سے متعلق ہوں گے ان کا وہ آپ ان کو عیاں نہیں کریں گے. تو یہ ہے معاملہ جس کو دیکھنا جو ہے وہ ازحد ضروری ہے. اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ سزا جو ہے چیزوں کی ملتی ہے. اچھا اشتر اوصاف صاحب، جو کچھ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا، کیا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ ایسے معاملات میں بیٹھتے ہیں جو کہ سیکرٹ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آئے، چاہے وہ اوتھ لے نہ لیں، ان کو وہ اپنے سینے میں ہی رکھنی چاہیے. کیونکہ آپ کے ملک کی سالمیت، آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے کہ آپ کو ذمہ داری کا ثبوت دیں گے،
वो आज़ाद ज़रूरी हैं, और मैं इसको गद्दारी के ज़ुमरे में गिनता हूँ। अशतर औसाफ साहब, तो आप क्या समझते हैं, क्या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वो मामला जो है वो उसकी सराहत के साथ आइन में भी लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला था, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ही ट्रायल हुआ, और आप फिर उसका देखेंगे कि किस तरीके से उनको चार्जशीट किया गया, उसमें आर्टिकल 6 का जिक्र नहीं है, इसलिए अब वो आर्टिकल 6 की बात नहीं होगी। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का टर्म है, जिसके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुताबिक ही सजा दी गई। हमारे साथ माहिर कानून अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं, साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, 10-10 साल की सजा सुनाई गई है बानी चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को। देखें जी, इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज सबसे ये थी कि जिस तरह साइफर के ऊपर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खेलने की कोशिश की और जिस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मजाक उड़ाया गया, मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसका मजाक ग्लोबल स्टेज पे इस तरह नहीं उड़ाना चाहिए था। और ये जो सारी की सारी डिस्कशन हमारे सामने आती है कि आप स्टेट के जो राज हैं उनको आप इस तरह जलसों के अंदर तो नहीं लहरा सकते ना, जलसों के अंदर तो नहीं बता सकते। जितने भी लोग स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट के जो एम्प्लॉयज हैं, वो ऐसे थोड़ी करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन स्टेट की इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। और पर्टिकुलरली बहसीयत वजीर आजम एक इतना अहम सफारती जो डिप्लोमेटिक साइफर था, उसको आपने समझा कि मैं इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करूं, मैं लोगों को बताऊं कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस वजह से आया है। मैं समझता हूं कि इस केस के अंदर इंतहाई जो ठोस शवाहिद थे, और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद अपने लिए ये मसाइल पैदा किए कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट साइफर को मीडिया के सामने पॉलिटिकल रैली में लहराया। और उसके बाद हमारे पास मिसालें भी हैं, जो डिप्लोमेट उस वक्त थे, सुहेल साहब हैं, असद मजीद साहब हैं, उनकी तरफ से भी जो बातें की गई। एंड देन फिर जो वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान की जो स्टेटमेंट के जरिए चीजें, डॉक्टर साहब, तकरीबन 25 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, गुज़िश्ता रोज बड़ी तवील समाअत हुई थी। जी बिल्कुल, इतने और मजे की बात यह है कि फॉरेन ऑफिस के लोग कह रहे हैं कि इसको स्टेट को नुकसान करने के लिए नहीं करना चाहिए था, और ये उन्होंने नुकसान कराया स्टेट का, और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का नुकसान हुआ। हमारे डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात थे वो डिस्टर्ब हुए। मैं समझता हूं कि ये जो कोर्ट ने फैसला किया है, ये बिल्कुल एक लीगल फैसला है, एक जिसे कहते हैं ना लीगैलिटी पे बेस्ड है। ये जिस तरह साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल होने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने एक लीगल फैसला दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अशतर औसाफ साहब हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से तो बड़ा कम जो है वो सजा सुनाई गई है, लीनियंसी का मुजाहरा किया जज की जानिब से, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, सफारती ताल्लुकात का मसला है, इससे किसी को खेलने की इजाजत नहीं है। मैं अशतर औसाफ साहब की बात से इससे एग्री करता हूँ। ये क्वेश्चन ये ना देखें कि ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये वजीर आजम रहे हैं, ये वजीर खारजा रहे हैं। आपको अपने कानून और अपने आइन को देखना है। अगर कानून और आइन की धज्जियां वजीर आजम उड़ाएगा तो आम आदमी फिर जो मर्जी करता रहे। ये जो इस तरह के जो राज होते हैं, ये सिर्फ वजीर आजम के पास नहीं होते, ये तो छोटे लोगों के पास भी होते हैं, जो इन चीजों को लिख रहे होते हैं, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर हैं, जो हमारे फॉरेन ऑफिस में हैं, जो प्राइम मिनिस्टर में हैं। कल मैं समझता हूँ ऐसी चीजें जो हैं, ये अशतर औसाफ साहब ने सही बात की, ये ना देखा जाए कि चेहरा कौन है, ये देखा जाए कि कानून क्या कहता है, और कानून के मुताबिक सजा अगर ज्यादा होती तो बस बेहतर था। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि सियासी जमातें माजी करीब में कहती रही कि गद्दारी के जुमरे में आता है जो कुछ चेयरमैन PTI ने किया है। आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए? देखें जी, ये तो इसके ऊपर मजीद लीगल ओपिनियन लिए जाने चाहिए और इन चीजों को समझा जाना चाहिए कि क्या इस पे आर्टिकल 6 अगर बनता है तो जरूर, क्यों नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज से बाहर आ जाना चाहिए कि ये शख्स कौन है। हमें वो क्या कहते हैं कि फेस नहीं देखना चाहिए, केस देखना चाहिए, और तभी हम जाके इन चीजों पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने ये देखा कि ये बड़े पावरफुल लोग हैं, ये बड़े पॉपुलर हैं, ये आइन और कानून को रोनते रहें,
तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रिवायत हम नहीं डालेंगे। सही। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साथ माहिर कानून याया फरीद साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। याया साहब, आप क्या कहेंगे इस सज़ा पर? 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है चेयरमैन PTI को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। देखिए, जब नैब के केसेस होते हैं जिसमें जैसे कि तोशा खाना हो, अलकादे ट्रस्ट हो, देखें इसमें प्रोसिक्यूशन के लिए चैलेंजेस होते हैं। आपने बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शो करना होता है और एक कॉजेशन क्रिएट करनी होती है बेनिफिशियल अकाउंट्स की और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की। लेकिन ये जो केस था साइफर केस, ये नेशनल सिक्योरिटी का केस था, ये फाइनेंशियल करप्शन का केस नहीं था और इसके अंदर कोई बहुत एविडेंस के मरहले नहीं थे। इसके अंदर प्रिंसिपल जो एक्यूज है, फिर उन्होंने सारा कसूर जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे डाला था। उनकी स्टेटमेंट के आने के बाद से ये केस इमरान खान और PTI के लिए बहुत एक डेंजरस केस बन चुका हुआ था, बहुत डैमेजिंग केस। लेकिन PTI की जो लीगल टीम है वो इसको शायद हल्का लेती रही, शायद नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा और फिर अपने लॉयर्स को भी नहीं भेजा। जज साहब जो है वो बहुत बार रिक्वेस्ट करते रहे कि आप अपने लॉयर्स को बुला लें, लेकिन मेरे ख्याल में लीगल टीम जो है वो शायद इलेक्शन में ज्यादा बिजी हो चुकी भी है, क्योंकि PTI जो है वो एक वैसे ही शायद अब थोड़ी सी लीगल एक पार्टी बन गई है, तो केस पे फोकस नहीं किया। और बहुत बड़ा केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। हम बहुत टाइम से जानते थे कि इस केस के अंदर कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई ज्यादा ओरल एविडेंस नहीं है। आजम खान और जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी है, उन दोनों की स्टेटमेंट जो है वही करॉबोरेट कर ये इमरान खान को गिल्टी जो है वो प्रूव कर रही है। और कोई स्टांस नहीं था PTI के सामने कि इतना इम्पोर्टेंट एक कागज जो आपका नेशनल सिक्योरिटी, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, आपका तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में मजाक बन चुका हुआ था कि आपसे बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मुल्क से बात करें तो वो तो फिर जलसों और जलूस के अंदर अपने सियासी फायदों के लिए ये लहराना शुरू कर देते हैं। तो ये इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस और मेरे ख्याल में PTI की लीगल टीम ने इस केस को सीरियसली हैंडल नहीं किया। अच्छा याया साहब, जो 2 बयानात जिनकी बात की आपने, गुज़िश्ता रोज़ 25 गवाहान के बयानात जो है वो कलमबंद किए गए, बड़ी तवील समात हुई, उसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक सफ़ीर असद मजीद साहब का जो बयान है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखिए, बिल्कुल आजम खान का जो बयान था वो सबसे इम्पोर्टेंट बयान था, क्योंकि ही बीइंग द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो ही वाज प्रिवी टू मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो साइफर केस के रिगार्डिंग होती है। जब भी इस तरह की कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है बिटवीन एम्बेसीज एंड द होस्ट कंट्री, उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर को वो इंफॉर्मेशन रिले करने में। दूसरी बात यह है कि वो डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो चुका है और वो सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं कि किसके पास है, या तो वो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी जानते हैं और या दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट कभी इन्होंने मुझे वापस ही नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट जो है ये। और उसके बाद फिर आपको ऑडियो लीक्स भी आई जिसके अंदर इमरान खान कह रहे हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट के साथ खेलेंगे। देखिए, ये बेसिकली मुल्क के साथ खेलना है, ये बेसिकली अपने मुल्क के इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ खेलना है, ये मुल्क के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ खेलना है और इसको कोई भी अदालत जो है वो इस पे कोई लीने नहीं दे सकती थी। मैं अगेन कह रहा हूँ कि करप्शन के मैटर्स होते हैं, मुश्किल हो जाता है नैब के लिए, FIA के लिए एस्टैब्लिश करना, और डिफेंस के पास बहुत से ग्राउंड्स होते हैं अपने केस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन साइफर केस के अंदर कोई ज्यादा ग्राउंड्स मिल नहीं रहे थे, क्योंकि ये केस, आपने कहा 25 गवाह थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 2 ही थे, असद मजीद और आजम खान, और इन दोनों का जो बयान आया वो बहुत ही डैमेजिंग था टुवर्ड्स आजम खान। और इन दोनों के बयान के ऊपर ही कोरॉबोरेट किया जाए जो बाद में हुआ और जिस तरीके से रैली में हमने देखा कि उसको लहराया गया, तो नजर आता था कि बिल्कुल इस कागज को, जो इतना इम्पोर्टेंट एक सीक्रेट है पाकिस्तान के लिए, उसको यूज किया गया फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। और बाद में हमें ऐसे बयान भी मिले इमरान खान के, जब उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका शायद इसके पीछे नहीं था, मेरी गवर्नमेंट को गिराने में शायद कोई और थे। तो देखें, ये सारी चीजें जो थी वो नजर आ रही थी कि एक इम्पोर्टेंट केस है, PTI की लीगल टीम को इस केस पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन वो तो अदालत जाने से ही जो है वो एक्सक्यूज कर गए और जज साहब के रिक्वेस्ट किए बावजूद वो अदालत नहीं जाते थे, तो नतीजा यही आना था। याया साहब, आप समझते हैं जो कुछ चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा की जानिब से किया गया, क्या वो गद्दारी के जुमरे में आता था? ये तो अभी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 6 जो ट्रीजन है वो उसके अंदर ये फॉल करता है, क्योंकि ट्रीजन के जो केसेस हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन की दिए हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके ऊपर वो केस बैठना चाहिए। अब देखना ये कि क्या ये इंटेंशनली किया गया था, क्या इसके अंदर इंटेंशन थी कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी,
सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय किया जाए, तो ये तो चीज़ अभी नजर आएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो साइफर से जो साइफर का जो जजमेंट है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इमरान खान और पीटीआई और इलेक्शंस के ऊपर पीटीआई के इलेक्शंस पे, क्योंकि बहुत सा वोटर होता है जो इनडिफरेंट होता है, जो वोट वाले दिन डिसाइड करता है कि किसको वोट देना है, और उनके लिए ये जो आ रहे हैं फैसले आ रहे हैं, ये उनको अफेक्ट करेगा कि उनका एक लीडर वो एक कागज को लहराता रहा और उस कागज से वो उसने पाकिस्तान की इमेज भी तबाह की, पाकिस्तान के रिलेशंस भी तबाह की है, और उस अपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज, तो उनके एक्शन के लिए पीटीआई के इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर होने वाला है। अच्छा याह्या फरीद साहब, यहाँ पर थोड़ी एक कानूनी राय दें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये अदालत तरतीब दी गई थी, जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। अब ऑप्शन क्या है चेयरमैन पीटीआई के पास, शाह महमूद कुरैशी के पास? क्या अपील में जा सकते हैं और किस तरह वो होगा? साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। आज समाअत के आगाज़ पर मुल्ज़िमान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया, जिस पर बानी पीटीआई ने 342 के तहत अपना बयान अदालत में कलमबंद करवाया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुल्ज़िमान की मौजूदगी में सज़ा सुनाई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी अदालत में ज़ेर समाअत साइफर केस में रात गए तक समाअत जारी रही और कार्रवाई के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ साइफर केस में तमाम 25 गवाहान के बयानात पर जिरह भी मुकम्मल कर ली गई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सवालनामा भी दिया गया, जिसमें 36 सवालों के जवाब मांगे गए थे और 23 जनवरी को खुसूसी अदालत में ज़ेर समाअत साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे, जिसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और साबिक सफ़ीर असद मजीद की जानिब से भी बयान रिकॉर्ड करवाया गया था। साइफर केस का फैसला सामने आ चुका है। चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। समाअत का आगाज़ हुआ। मुल्ज़िमान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया, जिस पर बानी पीटीआई ने 342 के तहत अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड कराया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुल्ज़िमान की मौजूदगी में सज़ा सुनाई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी अदालत के ज़ेर समाअत साइफर केस में बड़ी तवील समाअत हुई थी और गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहान के बयानात भी कलमबंद किए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ साइफर केस में तमाम 25 गवाहान के बयानात पर जिरह भी मुकम्मल की गई थी। साइफर केस के हवाले से अगर बात की जाए तो साइफर केस सफारती दस्तावेज से मुतालिक है जो मुबैना तौर पर इमरान खान के कब्ज़े से गायब हो गई थी। उसी केस में साबिक वज़ीर आज़म और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद थे और आज रावलपिंडी के अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। पीटीआई का इल्ज़ाम है कि इस साइफर में इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ साबित करने में नाकाम रहे साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी, और आज खुसूसी अदालत की जानिब से ये सज़ा सुना दी गई है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। साइफर केस का बड़ा फैसला सामने आया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुना दी गई है और दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। साइफर केस में बड़ा फैसला सामने आया। आज समाअत हुई रावलपिंडी के अडियाला जेल में। मुल्ज़िमान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया, जिस पर बानी पीटीआई ने अपना 342 के तहत बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुल्ज़िमान की मौजूदगी में सज़ा सुनाई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी अदालत में साइफर की बड़ी देर तक समाअत जारी रही थी और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया माहिर क़ानून राजा खालिद साहब ने। क्या कहेंगे सर, सज़ा सुना दी गई है, 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा को?
देखिए, मेरा इस हवाले से बड़ी तवातर के साथ ये मौक़िफ़ रहा है कि साइफर केस एक ओपन एंड शट केस है। साइफर का सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, उसका सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होना और उसका क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, इट इज़ ऑलमोस्ट एडमिटेड। फिर उसे डिस्प्ले किया जाना और एक जलसे में लहराया जाना, पब्लिक गैदरिंग में लहरा के, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की किस्मत के साथ, पाकिस्तान के मुकद्दर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हाल के साथ खेलने की बात की उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान ने। फिर इसकी एविडेंस को अगर देखें तो राजा खालिद साहब साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब ने ज्वाइन कर लिया है। शर्जील मेमन साहब, क्या कहेंगे? 10-10 साल की सजा सुना दी गई है बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखें, ये एक नहायत ही सेंसिटिव केस था। मैं समझता हूँ कि बाकी केसेस जो है वो नैब शैब के चलते रहते हैं, लेकिन ये केस जो था, ये केस वो था जिसमें आपके मुल्क की सालमियत इन्वॉल्व थी। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो अपने इक़्तिदार के हवस में, इक़्तिदार को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए अपनी मुल्क की सालमियत को कुर्बान कर दे। साइफर सही था, गलत था, जो भी था, वो एक अलग बहस है, लेकिन एक कौमी राज को जलसों में उठाकर इस तरह लहराना और फिर उसको सिर्फ इसलिए पॉलिटिसाइज करना कि किसी भी सूरत में उनका इक़्तिदार बच सके, तहरीक अदम से बच सके। और उसके लिए इन्होंने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरीके से उसको, इस पूरी सिचुएशन को देखा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरह की पहले मिसाल नहीं मिलती। ये केस और भी लंबा चल सकता था, लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो वकला की टीम थी इमरान खान की, वो भी बिल्कुल शामिल थी इसमें और वो भी चाह रहे थे कि उसको सजा हो जाए, और इसीलिए वो हाई कोर्ट पे भी अपने टाइम पर नहीं पहुंचे। वरना अगर हाई कोर्ट पे पहुंचे तो थोड़ा और इनको डिले हो सकता था, लेकिन सजा इसमें यकीनी थी, क्योंकि ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। इसमें चीज जाहिर हुई है कि इन्होंने जो है वो अपने एक अहम मुमालिक को भी और उनके ताल्लुकात को भी कॉम्प्रोमाइज किया, सिर्फ इक़्तिदार की हवस में, और पाकिस्तान में एक अलग नैरेटिव पैदा किया और बाहर अलग नैरेटिव पैदा किया। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि माजी में बहुत सारे हुक्मरान रहे हैं। अगर अपनी पीपल्स पार्टी की बात करूं, पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जो है वो फांसी पे चढ़ गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब 11 साल जेल में रहे। जब वो जेल में रहे उसके बाद भी उनको वापस, जब उसके बाद सदर बनने के बाद भी जेल में गए। इस तरह उनके पास कितने राज मुल्क के अहम होते हैं, लेकिन कभी आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा कि वो जेलों में बैठकर भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई बात की हो। ये तो प्राइम मिनिस्टर थे जब इन्होंने ये साइफर वाला पूरा इन्होंने ये राज अच्छा करना शुरू किए, लेकिन सदर ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं, उसके बाद भी जेल में गए। कभी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई अहम राजों पर किसी भी लीडर ने, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, ना मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, ना ही शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने कभी इस तरह की चीजें की। क्योंकि जो लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको मोहब्बत होती है मुल्क से, उनको मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत होती है, मुल्क की सालमियत से मोहब्बत होती है। ये नहीं कि इक़्तिदार के उस कुर्सी के लालच में और हवस में वो बैठ के जो है मुल्क को इस तरह जो है मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाएं। तो मैं समझता हूँ ये एक ओपन शट केस था जिसके ये नतीजे आपको सामने आए। अच्छा शर्जील साहब, हमने माजी करीब में देखा है कि पीडीएम में शामिल जमातों का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये गद्दारी का केस बनता है, गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कोई भी मुल्क का कोई भी राज अगर आप मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाएं, मुल्क की सालमियत और मुल्क के राजों को किस तरह अफशा करें, तो आपको खुद समझदार है, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, सब समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आज खुसूसी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई। आज समाअत का आगाज़ हुआ और मुल्ज़िमान साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया, जिस पर बानी पीटीआई ने 342 के तहत अपना बयान आज अदालत में रिकॉर्ड करवाया। बानी पीटीआई का बयान मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इस्तफ़सार किया। खान साहब, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मैंने वही बयान में कहा कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। इस मौके पर जज ने कहा, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाता हूँ। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए, जबकि फैसले के बाद बानी पीटीआई वहाँ पर मौजूद रहे और 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को और बानी पीटीआई
کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی جانب سے یہ سزا سنائی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔